हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है वोवन वर्ड्स, उसकी पोम नंबर 11 ओड टू अ नाइटिंगेल। तो आज इस पोम की कवर करूंगी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम पोम का टाइटल समझ लेते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल, ये जो वर्ड है ओड, इसका क्या मतलब होता है? ओड का मतलब होता है कोई पोएट्री, कोई कविता। ओरिजिनली ये जो कविता लिखी गई थी वो सिंगिंग के पर्पस के लिए लिखी गई थी, यानी कि गाना गाएंगे। लेकिन फिर गाना नहीं गाया गया, इसको कविता में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए ओड मतलब पोएट्री, जिसको ओरिजिनली सिंगिंग पर्पस के लिए लिखा गया था। अब ये जो गाना है ये किसके लिए लिखा गया है? टू अ नाइटिंगेल। ये जो पोएट्री है ये किसके लिए लिखी गई है? नाइटिंगेल के लिए। नाइटिंगेल एक छोटी सी बर्ड होती है। ये इसको हिंदी में हम बुलबुल भी कह सकते हैं, कोकिला पक्षी भी कह सकते हैं। ये बहुत सुरीला गाना गाती है, यानी कि इसकी जो आवाज़ है बहुत ब्यूटीफुल और मेलोडियस वॉइस है। और जो भी इसकी आवाज़ सुनता है वो अपना पेन, दुख, दर्द थोड़ी देर के लिए ही सही पर भूल जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है बहुत मेलोडियस और बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है, आवाज़ है, साउंड जो है इस बर्ड का। तो बस इसी इसी नाइटिंगेल, इसी बर्ड के ऊपर ही ये कविता पूरी लिखी गई है। और अब हम पढ़ते हैं हमारे पोएट के बारे में, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या पोएट के माइंड में था जो उन्होंने ये पूरी पोम लिखी। तो जो पोएट हैं वो है जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे, काफ़ी रोमांटिक पोम्स लिखते थे। ऑल्सो इनकी एज सिर्फ 26 ईयर्स की थी जब इनकी डेथ हो गई थी, और इतनी ही कम एज में इन्होंने बहुत काम और नाम कमा लिया था। सो ही वॉज बॉर्न इन 1795 और इनकी डेथ हो गई थी 1821 में। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। तो ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स की सबसे यंगेस्ट जनरेशन थी, यानी सबसे छोटी उम्र के कवि थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतना नाम कमा लिया। और जो ये पोम है ओड टू अ नाइटिंगेल, ये भी उस जमाने में ही लिखी गई थी जब काफी रोमांटिक पोम्स लिखी जाती थी, अराउंड 18-19 सेंचुरी के आसपास। He started his career as an apprentice to a surgeon, but soon gave it up for poetry. तो जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उन्होंने एक सर्जन, एक डॉक्टर के अंडर अप्रेंटिस यानी ट्रेनी रहते हुए इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने अपना इस प्रोफेशन को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि इनको पोएट्रीज लिखना, कविताएं लिखना बहुत पसंद था। His poetic career lasted for only 4 years, but during this short span, he evolved from an ordinary poet to an exceptionally mature poetic force. इनका जो ये पोएम्स लिखने का जो करियर था सिर्फ 4 साल का ही था, यानी 22 साल में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और 26 साल में इनकी उम्र खत्म हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन 4 सालों में इन्होंने अपने आप को एक एक्सेप्शनली आउटग्रोन पोएट के तौर पे अपने आप को दुनिया के सामने प्रूफ किया। हिज पोएट्री सेलिब्रेट्स ब्यूटी। आप जब भी इनकी कविताएं पढ़ेंगे आपको लगेगा हम ब्यूटी, नेचर की खूबसूरती को जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे उनको त्योहार मना रहे हैं। विच ही कंसिडर्स द अल्टीमेट ट्रूथ, और वो जॉन कीट्स को लगता है ये अल्टीमेट ट्रूथ है, यही सच्चाई है। नेचर जो हमारा जो आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी जो भगवान ने हमको जो नेचुरल चीज़ें दी है, यही अल्टीमेट सच्चाई है। The image of the nightingale's bower in the poem is an apt illustration of the poet's craft in this aspect. तो जब आप ये पोम पढ़ेंगे और इस नाइटिंगेल बर्ड का बावर यानी कोई शेडी प्लेस जहाँ पे आपको बहुत छांव मिलती है, तो जो नाइटिंगेल है ये बहुत ट्रीज के बुशेस के अंदर, घने जंगल के अंदर इसकी गाने की आवाज़ आ रही है किसी शेड के अंदर से, और वो एकदम एप्ट इलस्ट्रेशन, एकदम परफेक्ट इलस्ट्रेशन है पोएट के क्राफ्ट का, यानी पोएट ने जो ये पूरी कविता बनाई है उसके क्राफ्ट का, इस रिस्पेक्ट में, यानी कि इस पूरे रिस्पेक्ट में, यानी इस तौर पे पूरी। तो आप पूरा नेचर और नेचर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस पोएट ने पोम इसलिए लिखी है क्योंकि पोएट को बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस की, यानी टीबी की, और इसी सेम बीमारी की वजह से उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी, और शायद उनको पता चल गया था कि मेरी डेथ होने वाली है जल्द ही इस बीमारी की वजह से। तो उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्रेस करी हैं इस पोम के थ्रू कि दुनिया में लोगों के अंदर बहुत दुख, दर्द, पेन, सफरिंग, टेंशन, बीमारियां हैं, लेकिन अपने आप को नेचर की तरफ झुकाओगे, नेचर को देखोगे, तो आप थोड़ी देर के लिए ये सब चीज़ें भूल जाओगे और खुश रहोगे।
इंसान मॉर्टल है, यानी इंसान की डेथ होना निश्चित है, इंसान तो एक दिन खत्म होगा। लेकिन जो ये नाइटिंगेल की वॉइस है, जो इसका साउंड है, जो ये गाना गाती है, ये इमॉर्टल है, यानी अमर है। सदियों सालों से, जनरेशन से लोग इसकी आवाज को सुनते आ रहे हैं और सुख प्राप्त कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर पोम्स ओवरव्यू। नाउ लेट्स बिगिन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स। ये माय कौन है? ये माय है हमारे पोएट। तो पोएट कहते हैं माय हार्ट एक्स, मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, और ऐसा लग रहा है कि मैं ड्राउजी हो रहा हूँ, नींद में गिर रहा हूँ। नमनेस यानी मैं सुन्न हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं नींद में गिरता जा रहा हूँ, सुन्न हो रहा हूँ, मेरा शरीर जैसे ठंडा पड़ रहा है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, और मेरे सेंस, मेरे जो इंद्रियां हैं, मेरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ऐसा लग रहा है मैंने कोई हेमलॉक पी लिया है। हेमलॉक क्या होता है? अ पॉइजन टेकन बाय सोक्रेट्स हु वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो सोक्रेट्स नाम के एक बहुत पुराने फिलोसोफर थे, एक जो फिलोसोफर यानी जो बहुत थिंकिंग करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं। तो उन्होंने ये पॉइजन पी लिया था, ये जहर पी लिया था, हेमलॉक। और हेमलॉक एक ऐसा पेड़ भी होता है जिसमें से जहरीला रस निकलता है। तो पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हेमलॉक की जहर पी लिया है, और मैंने पी लिए यानी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इस वजह से मुझे नमनेस और ये ड्राउजीनेस फील हो रही है। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। ओपिएट का मतलब क्या होता है? अ ड्रग रिलेटेड टू ओपीएम, एक ऐसा ड्रग जो ओपीएम से रिलेटेड होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अफीम। ओके तो पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे नमनेस हो रही है, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, जैसे कि मैंने कोई जहर पी लिया हो, या जैसे कि ओपिएट यानी जैसे कि मैंने कोई अफीम पी लिया हो। टू द ड्रेन्स यानी मैंने कोई अफीम पी लिया हो। 1 minute passed and लीथ वार्ड्स हैड संक। सबसे पहले लीथ का मतलब समझते हैं कि लीथ क्या होता है। इन ग्रीक माइथोलॉजी एन इमेजिनरी रिवर हुज वाटर व्हेन ड्रंक was thought to make the dead forget their life on earth। तो ऑथर कहते हैं कि लीथ क्या है? लीथ एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक काल्पनिक नदी थी, इमेजिनरी रिवर थी, जिसकी ये मान्यता थी कि अगर आपने इस नदी का पानी पी लिया तो आप जब ऊपर आसमान में जाएंगे, मर के जाएंगे, हेवन में जाएंगे, तो आप वो सब दुख दर्द भूल जाएंगे, अपनी पूरी लाइफ जो आप अर्थ पे, जो धरती पे बिता के आए, वो सब भूल जाओगे, आप एक बहुत हैप्पी वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। सो दिस वॉज एन इमेजिनरी थिंग। तो ऑथर कहता है 1 minute पास्ट, और ऐसा लग रहा है कि 1 minute पहले मैं लीथ नाम की रिवर में संक यानी कि डूब ही गया हूँ। बेसिकली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में हूँ, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, और जो भी मेरे दुख हैं, जो भी मेरे तकलीफ हैं, वो मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं लीथ नाम की इस रिवर में डूब चुका हूँ। तो मैं सब भूल गया हूँ, अपने लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम्स, तकलीफें, मेरी बीमारी, मैं सब भूल चुका हूँ। आगे बढ़ते। टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। अब ये टिस क्या है? टिस का मतलब है इट इज। अब इस पूरी पोम में बहुत सारे आप आर्केइक वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्केइक वर्ड्स। ये आउटडेटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको यूज करा जाता था 18-19 सेंचुरी में। पुराने जमाने में TIS को इट इज ही बोलते थे, लेकिन लिखते टिस थे। ठीक है, तो बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स पढ़ेंगे क्योंकि उस जमाने की इंग्लिश थी है, और उस जमाने की ही कविता लिखी गई है, पोम लिखी गई है, तो आप काफी सारे आर्केइक ओल्ड फैशन वर्ड्स पढ़ेंगे। तो इट इज नॉट थ्रू द एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। अब ये दाई क्या है? ये भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है योर। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। अब दाइन का मतलब क्या होता है? योर्स। दाई मतलब योर, दाइन मतलब योर्स। अब इन दो लाइंस में पोएट किससे बोल रहे हैं? पोएट बोल रहे हैं इस बर्ड नाइटिंगेल से। पोएट इस बर्ड से कह रहे हैं इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं एनवी हो रहा हूं,
मुझे जलन महसूस हो रही है तुम्हारी हैप्पीनेस से, तुम्हारी खुशी से, क्योंकि नाइटिंगेल एक ऐसी बर्ड है जो हमेशा खुश रहती है, गाना गाती है, इनफैक्ट अपने सॉन्ग से, अपने म्यूजिक, अपनी आवाज से सबको खुशी पहुंचाती है। तो पोएट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं जल रहा हूं तुमसे कि तुम तो कितनी खुश हो, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, बट बीइंग टू हैप्पी इन योर्स हैप्पीनेस, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हो गया हूं, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे खुशी मिल रही है और मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल चुका हूं। दैट दाउ लाइट विंग्स ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट। दाव का क्या मतलब होता है, ये भी एक आर्केइक वर्ड है और इसका मतलब होता है यू। ड्राइड का मतलब क्या होता है, ड्राइड होता है इन स्टोरीज अ फीमेल स्पिरिट दैट लिव्स ऑन अ ट्री। पुरानी कहानियों में एक फीमेल, एक औरत की स्पिरिट जो पेड़ों पे रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुम जो हो, यू, बहुत लाइट विंग्ड हो, तुम्हारे जो विंग्स हैं बहुत लाइट हैं, बहुत हल्के पंख है तुम्हारे, और तुम एक ड्राइड हो ट्रीज की, यानी कि तुम पेड़ों की देवी हो जो हमेशा पेड़ों पे रहती है, गाना गाती है और हम सबको सुख पहुंचाती है अपनी आवाज से, अपनी मधुर आवाज से। इन सब मेलोडियस प्लॉट, प्लॉट का मतलब क्या होता है, स्टेज। तो ऑथर कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खड़ा हूं इस घने जंगल में, पेड़ों के बीच में से मुझे कहीं से तुम्हारी आवाज आ रही है और छोटी सी कहीं शायद तुम मुझे दिख भी रही हो एक प्लॉट में। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई स्टेज सजा हुआ है जहां पे ये नाइटिंगेल बर्ड बैठी है, गाना गा रही है और इसकी आवाज से मुझे सुख मिल रहा है, मैं एक ऑडियंस की तरह इसको सुन रहा हूं और देख रहा हूं। ऑफ बीच इन ग्रीन एंड शैडोज नंबरलेस, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज। बीचन क्या होता है, बीचन यानी कि मेड ऑफ वुड और बीच ट्री, बीच ट्री की जो लकड़ियां होती हैं, वुड्स, हरियाली, शैडोज नंबरलेस यानी कि जिस फॉरेस्ट में वो बैठी है, जिस पेड़ पे, वहां बहुत सारे शैडोज हैं, यानी कि इतने सारे पेड़ हैं कि हर जगह बहुत छाया है, शैडोज हैं। और बीच इन ग्रीन यानी कि लकड़ी वकड़ी के बीच का वो पूरा उन्होंने इमेजिन किया और बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन सब के बीच में तुम बैठ के गाना गा रही हो और अपनी मधुर आवाज से मुझे सुख पहुंचा रही हो, जिससे मैं अपना सारा दुख भूल गया हूँ। सिंगेस्ट ऑफ समर एंड फुल थ्रोटेड ईज, बोल रहे हैं कि जब समर सीजन होता है, जब कितनी गर्मी होती है, जब लोग परेशान होते हैं, उस वक्त भी तुम फुल थ्रोटेड ईज है, यानी कि अपनी पूरी आवाज निकाल के, अपने पूरी आवाज, अपनी पूरी वॉइस को यूज करके ईज, बड़े इजीली गाना गा लेती हो। इतनी गर्मी में जब सब परेशान होते हैं, तुम तब भी बड़े आसानी से इजीली अपनी फुल थ्रोटेड, पूरी आवाज, खुली आवाज से बढ़िया गाना गा रही हो। तब भी इस गर्मी के बुरे परेशानी वाले मौसम में भी हमें तुम सुख पहुंचा रही हो। Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth. अब ऑथर कहते हैं, सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट का मतलब ड्रिंकिंग, पीना। विंटेज क्या होता है, अ वेरी ओल्ड वाइन ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, जो बहुत पुरानी वाइन होती है, लिकर होती है, अल्कोहल होता है जो बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी की होती है, उसको हम विंटेज वाइन कहते हैं। हैथ क्या होता है, हैथ अगेन एक आर्केइक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैव। ओके, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को पीना है विंटेज वाइन, ऐसा लग रहा है कि अब मैं कोई अल्कोहल पी लूं, पुराने जमाने की एक्सीलेंट क्वालिटी की जो वो विंटेज वाइन होती है, मैं वो पी लूं। दैट हैव बीन, और वो कौन सी वाइन होनी चाहिए, दैट हैव बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। डीप डेल्व्ड अर्थ का मतलब क्या होता है, हियर केप्ट कूल एंड डीप इन द अर्थ, यानी कि जो बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी की जो वाइन्स होती हैं, पुराने ज़माने में अगर आपको गुड क्वालिटी की वाइन चाहिए तो वो लोग धरती को थोड़ा खोदते हैं और ठंडी जगह, क्योंकि धरती के अंदर काफ़ी ठंडक रहती है, तो वहाँ पे इन वाइन्स को बॉटल्स के अंदर करके बंद कर देते हैं और कई सालों तक रखते हैं, तो वो एक गुड क्वालिटी वाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑथर कहते हैं कि मुझे वो विंटेज वाइन पीनी है जिसको कूल डाउन करा गया है, जिसको ठंडा रखा गया है डीप डेल्व्ड अर्थ में, यानी कि बहुत गहरी धरती में ठंडक पहुंचाई गई है और वो बहुत गुड क्वालिटी की वाइन है, तो मुझे वो पीनी है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, लेकिन जब मैं उसको टेस्ट करूं उस वाइन को, तो उसका टेस्ट फ्लोरा होना चाहिए, यानी फ्लावर्स का टेस्ट आना चाहिए मुझे उस वाइन में, या कंट्री ग्रीन यानी कि इस पूरे जंगल की ग्रीनरी, जो ग्रीनरी का टेस्ट है, जो फ्लावर्स का टेस्ट है, मुझे वो टेस्ट चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं पोएट को यहाँ पे नेचर का टेस्ट चाहिए। डांस एंड प्रोवेंसाल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मर्थ,
प्रोवेंसाल क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस नोन फॉर इट्स ग्रेप वाइन्स। प्रोवेंसाल एक फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी ग्रेप वाइन्स के बारे में बहुत फेमस है। अब जो वाइन होती है वो ग्रेप्स, अंगूरों, सड़े हुए अंगूरों से बनाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है। ओके और मर्थ का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट, लाफ्टर, हंसी मजाक, खुशी। तो ऑथर कहते हैं कि मुझे तो वो पुराने ज़माने की वो विंटेज वाइन पीनी है जो धरती के अंदर ठंडक रखी करके, कूल करके रखी है, और वो मुझे पीनी है। और पी के मुझे फ्लावर्स और ग्रीनरी का टेस्ट आना चाहिए, और उसके बाद मुझे इंजॉय करना है, मुझे बहुत डांस करना है, और प्रोवेंसल सॉन्ग गाना है। यानी फ्रांस का वो सॉन्ग गाना है जब लोग पी के एंजॉय करते हैं, जब वो सॉन्ग गाते हैं, एंजॉय करते हैं, मुझे वहाँ का ये सॉन्ग भी गाना है पीने के बाद। एंड सनबर्न्ट मर्थ, और सनबर्न्ट यानी धूप में सनबर्न मुझे एंजॉय करना है, धूप में भले मैं काला हो जाऊं, भले मुझे टैनिंग हो जाए, पर मर्थ करनी है मुझे। यानी मुझे अपना एंटरटेनमेंट करना है, मुझे लाफ्टर करना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे बस खुश रहना है। बेसिकली पोएट का मतलब यहाँ पे क्या है? मुझे बस खुश रहना है। जैसे ये नाइटिंगेल इतनी खुश है वैसे मुझे भी खुश रहना है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू, द ब्लशफुल हिपोक्रीन। अब हिपोक्रीन का मतलब क्या होता है? अ फाउंटेन इन माउंट हेलिकॉन एसोसिएटेड विथ पोएट्री। माउंट हेलिकॉन एक माउंटेन है, वहां पर एक फाउंटेन है, यानी कि एक झरना है, और ये इन्होंने जो यूज किया है वर्ड यहाँ पे, ये पोएट्री यानी कविता के कॉन्टेक्स्ट में किया है। हियर इट रिफर्स टू द वाइन दैट इंस्पायर्स पोएटिक एबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने हिपोक्रीन को वाइन के तौर पे कंसिडर किया है, अल्कोहल के तौर पे, और जिसको पी के एक बहुत अच्छी कविता इंसान लिख सकता है। तो पोएट कहते हैं कि मुझे बीकर, फुल बीकर, यानी मुझे पूरा ग्लास पीना है उस विंटेज वाइन का जिससे ब्लशफुल हिपोक्रीन हो, यानी कि, और एक ऐसे फाउंटेन से मुझे पूरा लिकर, पूरा अल्कोहल पीना है जिससे मैं ब्लशफुल हो जाऊं, यानी मेरा ब्लश होने लगे, यानी मेरे चीक्स लाल लाल होने लगे। क्योंकि ये जो वाइन है ये रेडिश वाइन है, रेड वाइन की बात हो रही है। तो कह रहे मैं पी लूं इतनी वाइन पूरा ग्लास भर के कि मैं ये रेड वाइन पी के मेरे भी चीक्स पूरे रेड हो जाएं। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। ब्रिम क्या होता है? जैसे कि ये एक आपका ग्लास है, तो बिल्कुल टॉप तक जब कोई चीज भर जाती है तो बिल्कुल एज तक, उसको हम कहते हैं ब्रिम, यानी कि उसके बिल्कुल एज तक, आखिरी तक। तो जब हम वाइन पीते हैं, जब हम बियर पीते हैं, तो उसके अंदर, हम पीते नहीं है, मतलब हमने देखा है लोगों को पीते हुए, तो उसके अंदर क्या होता है? ऐसे बबल्स आते हैं ऊपर से, ऐसे फिज आती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी आती है। तो वो कह रहे हैं कि वो ब्रिम तक पूरे बबल्स आ जाए, यानी मुझे पूरा फुल पीना है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। अब पर्पल स्टेन्ड माउथ क्या होता है? अब यहाँ दूसरी बात बोल रहे हैं पोएट। वो कह रहे हैं कि जब हम जहर पी लेते हैं, तो जब इंसान जहर पॉइजन पीता है तो उसका मुंह बिल्कुल नीला टाइप का हो जाता है, तो उसको उन्होंने पर्पल स्टेन्ड माउथ का है। तो ऑथर कहते हैं अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अपना पर्पल स्टेन्ड माउथ कर लूँ, यानी शायद जहर पी लूँ मैं, दैट आई माइट ड्रिंक, यानी जो मैं पी लूँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और बिना इस दुनिया को, इस धरती को देखे धरती छोड़ के चला जाऊं। अब इतनी सैड बातें वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ये टीबी की बीमारी के बारे में शायद पता चल गया था और वो सैड फील करे, तो इसी बीमारी की वजह से उनकी मदर की भी डेथ हुई थी और खुद भी उनकी 26 ईयर्स की एज में डेथ हो ही गई थी। तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैं जहर पी लूं और इस दुनिया को छोड़ के कहीं चला जाऊं। एंड विथ दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। ये दी क्या है? दी भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यू, तो इसका मीनिंग है यहाँ पे यू। अब ये यू कौन है? यू है वो नाइटिंगेल बर्ड। तो यहाँ पे जो पोएट है वो नाइटिंगेल बर्ड को बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं पी के बिल्कुल मधोशी में चला जाऊं और दुनिया को सब कुछ छोड़ जाऊं और मैं तुम्हारे साथ फेड अवे हो जाऊं, यानी तुम्हारे साथ इस फॉरेस्ट डिम, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत अंधेरा होता है क्योंकि बहुत बहुत पेड़ होते हैं वहाँ पे, ज़्यादा सनलाइट वहाँ पहुँच नहीं पाती है। तो वो कह रहे हैं कि इस अंधेरे फॉरेस्ट में, इस घने जंगल में मैं नाइटिंगेल बर्ड तुम्हारे साथ फेड अवे हो जाऊं, यानी तुम्हारे साथ कहीं घूम जाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास रहने से और तुम्हारी आवाज़ सुनने से मुझे खुशी मिल रही है और मैं अपनी लाइफ का दुख दर्द पेन भूल गया हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं गायब हो जाऊं, फेड हो जाऊं, यानी तुम्हारे साथ कहीं इस घने जंगल में घूम जाऊं। फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। तो ऑथर बोलते हैं मैं कहीं फेड हो जाऊं, फार अवे, कहीं दूर तुम्हारे साथ घूम जाऊं,
डिसॉल्व हो जाऊं यानी कि इस घने जंगल में ऐसे मिक्स हो जाऊं कि किसी को ना मिलूं। क्वाइट फॉरगेट, और सब फॉरगेट कर जाऊं, सब भूल जाऊं, अपने सारे दुख दर्द पेन सफरिंग डिजीजेस सब फॉरगेट, सब भूल जाऊं। What thou among the leaves hast never known, thou भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है you, hast भी एक आर्केइक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है have, तो इसका मतलब है that you among the leaves have never known। तो जो पोएट है वो नाइटिंगेल को इस लाइन में बोल रहे हैं कि इन घने जंगलों की पेड़ों में जो तुम रहती हो गाना गाती हो, ये शायद तुम्हें कभी पता ही नहीं चला होगा कि हम इंसानों की लाइफ में कितनी सफरिंग्स हैं, कितना पेन है, कितना दुख है, कितना दर्द है, क्योंकि तुम तो खुशियों से भरी हो, लोगों को खुशियां देती हो। द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट। अब पोएट कह रहे हैं नाइटिंगेल से कि तुम्हें वेरीनेस फीवर और फ्रेट के बारे में कुछ नहीं पता। वेरीनेस का मीनिंग क्या होता है? वेरीनेस मतलब टायर्डनेस यानी थकावट, जो इंसान अपनी जिंदगी में काम कर करके थक गया है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता नाइटिंगेल। फीवर यानी बीमारी दुख दर्द, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फ्रेट, फ्रेट यानी वरी टेंशन चिंता, जितनी लोगों की लाइफ में चिंता है वरीज हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो पोएट ये सारी चीजें बोल रहे हैं नाइटिंगेल को कि तुम्हें कुछ नहीं पता इन घने जंगलों में, क्योंकि तुम खुशियों से भरी और लोगों को खुशियां पहुंचाती हो। तो मैं तुम्हारे साथ कहीं घूम जाना चाहता हूँ ताकि मैं इन सब चीजों को पीछे छोड़ के तुम्हारे साथ एक खुशी एक्सपीरियंस करूं, तुम्हारी आवाज सुन के। Here, where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs. Groan का मतलब क्या होता है? Make a deep sound while conveying pain. जब आप किसी के साथ बैठे हो, अपनी पेन अपनी तकलीफ के बारे में उनको शेयर कर रहे हो, तो आप ग्रोन करते हो यानी अंदर ही अंदर से रोते हो और वैसी आवाज आपकी आती है। पैल्सी का मतलब क्या होता है? पैरालिसिस, जो पैरालिसिस की बीमारी होती है जिसमें इंसान को लकवा हो जाता है, उसे हम पैरालिसिस कहते हैं। तो ऑथर कहते हैं, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि यहाँ मेन सेट, यहाँ पे इन घने जंगलों में कि यहाँ पे पेड़ों के नीचे लोग आते हैं, बैठते हैं और एक दूसरे को ग्रोन करते हैं यानी अपनी तकलीफें बताते हैं। वेयर पैल्सी शेक्स अ फ्यू, और कुछ लोगों को तो बीमारी है पैल्सी यानी पैरालिसिस जैसी, जो कि बहुत सैड है, कुछ लोग आते हैं अपनी सैड बातें बताते हैं। लास्ट ग्रे हेयर्स मतलब यहाँ पे ओल्ड पीपल को बोला गया है। जब आप ओल्ड हो जाते हो बूढ़े हो जाते हो तो आपके ग्रे बाल वाइट सफेद बाल हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं बूढ़े लोग यहाँ पे आते हैं, सैड बातें करते हैं कि पता नहीं कितने दिन दुनिया बची है, जिंदगी बची है, और इसी तरीके की सैड और नेगेटिव बातें ही करते हैं। तो लोग तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो लोगों की लाइफ में ह्यूमंस की लाइफ में, नाइटिंगेल तुम्हें वो नहीं पता, लेकिन मैं ये सब चीजें पीछे छोड़ के तुम्हारे साथ इन घने जंगलों में कहीं घूम हो जाना चाहता हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। Where youth grows pale and spectre thin and dies। अब यहाँ यूथ यानी यंग लोगों की भी बात कर रहे हैं हमारे ऑथर, कह रहे हैं यूथ ग्रोस पेल यानी कि यहाँ पे तो यंग लोगों की लाइफ में भी इतनी तकलीफें हैं, वो पेल हो जा रहे हैं यानी कि काम कर करके टेंशन कर करके पीले हो जा रहे हैं। एंड स्पेक्टर थिन यानी एक्सट्रीमली थिन एंड स्कैरी, इतने पतले हो जा रहे हैं कि डरावने स्कैरी लगने लगे हैं, और आखिरी में वो भी मर ही जाते हैं ये यंग लोग। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, और वो कह रहे हैं कि ये लोग फुल ऑफ सोरो हैं यानी फुल ऑफ पेन एंड सैडनेस से भरे हुए हैं ये सारे लोग दुनिया के। एंड लीड इन आइड डिस्पेयर्स, डिस्पेयर्स का मतलब क्या होता है? होपलेसनेस, जब आपकी आंखों में किसी चीज को लेके उम्मीद खत्म हो जाती है उसे हम डिस्पेयर कहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि मैं जब इन लोगों की आंखें देखता हूं तो मुझे इनकी आंखें डिस्पेयर यानी होपलेसनेस, बिना किसी उम्मीद के और पॉजिटिविटी के दिखाई देती हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। ये पाइन का मतलब क्या होता है? पाइन का मतलब टू फील वेरी सैड, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत बुरा फील कर रहे हो। तो ऑथर यहाँ पे ब्यूटी को बोल रहे हैं विमेन, वुमन, एक लेडी एक वुमन से कंपेयर कर रहे हैं कि जो ब्यूटी है, जितने भी ब्यूटीफुल औरतें हैं, कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, वो हमेशा अपनी लस्ट्रस चमकीली आंखें हमेशा नहीं रख सकती, यानी कि वो हमेशा यंग ब्यूटीफुल नहीं रह सकती, क्योंकि ब्यूटी भी फेड होगी एक दिन, हमारी सुंदरता भी खत्म होगी, लेकिन तुम्हारी जो ये ब्यूटीफुल वॉइस है नाइटिंगेल, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये अमर है, ये इमॉर्टल है। और न्यू लव, ये न्यू लव यानी कि जो नए लड़के लड़की आपस में जो प्यार कर रहे हैं, जो नए कपल्स हैं, वो भी दुख मना रहे हैं
एट देम बियॉन्ड टुमारो, ये सोच के कि कल हम बूढ़े हो जाएंगे, कल हम इतने सुंदर नहीं रहेंगे। ये सारे दुख और दर्द, ये सारे टेंशन्स और प्रॉब्लम्स इंसानों की लाइफ में हैं। हम इंसान मॉर्टल हैं, यानी कि हम एक दिन मरेंगे, हमारी एक दिन डेथ होना निश्चित है, हमारी ब्यूटी, हमारी एज सब एक दिन खत्म होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुम्हारी जो ये वॉइस है, ये लोग सदियों सालों से, हिस्ट्री से अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज की जो खूबसूरती और जो तुम्हारी आवाज है वो कभी नहीं मर सकती। Thou wast not born for death, immortal birth। अब दाव क्या है? ये एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब है यू, और वॉस्ट भी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब है बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यू बी। ओके, तो यू बी नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड। तो ऑथर जो पोएट है वो हमारी बर्ड को बोल रहे हैं कि तुम इस दुनिया पे डेथ के लिए पैदा ही नहीं हुई थी, तुम तो एक इमॉर्टल बर्ड हो। अब बर्ड को भी एक दिन मरना ही है, लेकिन उन्होंने इमॉर्टल बर्ड बोला है उसकी साउंड को, जो उसकी आवाज, जो वो सिंगिंग करती है, जिसकी वॉइस है, उसको बोला है। वॉइस यूजुअली इंसानों की थी, तो उसके जो साउंड है उसको बोल रहे हैं कि इमॉर्टल है, तुम्हारी आवाज अमर है, हमेशा जिंदगी भर, जब तक ये दुनिया है तब तक तुम्हारी आवाज लोगों को खुशियां देगी। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन। ट्रेड का मतलब क्या होता है? टू वॉक ऑन समवन, जब आप किसी के ऊपर पैर रख के कुचल के उन आगे निकल जाते हो। दी का मतलब होता है यू, ये एक आर्केइक वर्ड है। तो ऑथर कह रहे हैं नो हंग्री जनरेशंस, कि जितनी पीढ़ियां आ रही हैं जो भूखी हैं, जिनकी आंखों में लालच भरी हुई है, ये कभी भी तुमको ट्रेड डाउन नहीं कर सकती, यानी कभी भी कुचल के तुमको आगे नहीं बढ़ सकती लाइफ में, क्योंकि ये लोग मॉर्टल है। इन लोगों को एक ना एक दिन, इन इंसानों को मरना है, लेकिन तुम तो इमॉर्टल हो, तुम्हारी आवाज तो अमर है, ये कभी तुम्हें लेट डाउन कर ही नहीं सकते, तुम इनसे बहुत ऊपर हो। नाइटिंगेल, द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। तो ऑथर बोलते हैं, पोएट, कि जो ये तुम्हारी वॉइस है, जो ये तुम्हारा साउंड है, अभी इस गुजरती रात में, पासिंग नाइट, इस गुजरती रात में जो मैं तुम्हारी ये साउंड सुन रहा हूं, ये एंशिएंट डेज में, पुराने ओल्डन डेज में बड़े बड़े एम्परर, किंग्स और उनके क्लाउन, यानी कि जो उनके जो कुछ बड़े बड़े जो किंग्स होते हैं ना, उनके अंडर कुछ क्लाउन्स, कुछ जोकर जैसे होते थे, जो हंसी मजाक करके किंग का इंटरटेनमेंट करते थे, उनको हंसाने के लिए, सॉर्ट ऑफ अ कॉमेडियन। ओके, उस जमाने में भी होते थे किंग के। तो पोएट कहते हैं कि जो इस गुजरती रात से मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, जो मुझे सुख दे रही है तुम्हारी आवाज, वो पुराने जमाने में बड़े बड़े एम्परर्स, किंग्स और उनके क्लाउन्स ने भी सुनी होगी। तो सोचो तुम कितनी इमॉर्टल हो, तुम तब से लेके अब तक हो। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for whom she stood in tears amid the alien corn। अब रूथ देख लेते हैं, रूथ कौन थी? A woman in the Bible who left her own people to live with her mother-in-law Naomi. After the death of her husband, marries Boaz and is the ancestor of King David। तो रूथ कौन थी? रूथ बाइबल में एक वुमन थी, एक औरत थी, जिसने दुनिया के हर इंसान को छोड़ दिया था अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास के साथ रहने के लिए, और उसकी सास का नाम था नाओमी। जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उसने दूसरे एक इंसान से शादी कर ली थी जिसका नाम था बोआज। और ये बोआज कौन है? ये एंसेस्टर है किंग डेविड का, यानी कि पूर्वज है किंग डेविड का। लेकिन फिर भी उसने अपनी पहली मदर इन लॉ के साथ वो रही, जिसका नाम नाओमी था। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार सब छोड़ दिया था अपनी मदर इन लॉ के साथ रहने के लिए। तो ऑथर, पोएट यहाँ पे कह रहे हैं द सेल्फ सेम सॉन्ग, यही सॉन्ग जो तुम अभी गा रही हो, जो एम्परर्स और क्लाउन्स ने सुना होगा, यही सेम सॉन्ग रूथ के सैड हार्ट ने भी सुना होगा, यानी उस बेचारी औरत ने भी सुना होगा, उसके दुख से भरे दिल ने भी सुना होगा। When sick for home, जब उसको अपने घर की याद आती थी कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन फिर भी मदर इन लॉ के साथ रहना था, तो वो तो नहीं गई। She stood in tears amid the alien corn। अब उसको याद तो आ रही थी अपने घर की, लेकिन बेचारी फिर भी नहीं गई, और उसने तुम्हारा ये सॉन्ग सुन सुन के अपने मन को हल्का किया होगा, नॉर्मल किया होगा। एलियन कॉर्न मतलब, एलियन का मतलब अनजानी जगह,
जिस जगह को आप जानते नहीं वो आपके लिए स्ट्रेंज जगह है। कॉर्न यानी कि कॉर्न के जो खेत होते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जब वो खड़ी रहती थी, अमिड यानी किसी के मध्य में, किसी के बीच में, जब भी वो खड़ी रहती होगी इस एलियन कॉर्न, इस अनजाने कॉर्न के फार्म पे, ग्राउंड पे जब खड़ी रहती होगी, रोती होगी, उसको अपने घर की याद आती होगी, लेकिन तब भी तो उसने भी तुम्हारा ये सॉन्ग सुना होगा, तुम्हारा ये जो नाइटिंगेल की जो ये वॉइस है वो सुनी होगी उसने, और अपने मन को उसने शांत किया होगा। The same that oft times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. Oft times hath, ये भी एक आपका क्या है, आर्केइक वर्ड है। ऑफ टाइम्स हैथ का मतलब होता है ऑफन हैव, कई बार। केजमेंट्स क्या होते हैं, विंडोज होती हैं, कुछ ऐसी खिड़कियां होती हैं जो दोनों तरफ से ऐसे खुलती हैं, उसको आप केजमेंट्स कहते हो। फोम का मतलब यहाँ पे सी है यानी समुद्र, ओके। पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस, भयानक, और फोरलॉन का मतलब होता है सैड एंड लोनली, जब आप बहुत अकेले हो, दुख में हो, लाचार हो, ओके। तो ऑथर पोएट बोल रहे हैं यहाँ पे द सेम दैट ऑफन टाइम्स हैव चार्म मैजिक केजमेंट्स। तो जब भी मैजिकल, जब भी वो जादुई केजमेंट्स, जादुई खिड़कियां खुलती होंगी पुराने जमाने में, और जब खोलते होंगे तो सामने क्या होगा, सामने फोम यानी कि सामने सी होगा। और कैसा सी, पेरिलियस यानी डेंजरस सी, भयानक, जिसमें बहुत सारी वेव्स हैं। उस टाइम भी ऑफन टाइम्स यानी कई बार, जो वहां पे मैजिकल लोग रहते होंगे किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में भी, उन लोगों तक ने भी तुम्हारा ये सॉन्ग सुना होगा। इन फेयरी लैंड्स फोरलॉन, कुछ फेयरी लैंड्स यानी कि परियों के लैंड में, परियों के ज़माने में जब फोरलॉन, अगर कोई सैड या लोनली, लाचार, अकेला बैठा है, उस वक्त भी उन्होंने तुम्हारा ये सॉन्ग सुना होगा किसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में भी। तो नॉर्मल वर्ल्ड में तो लोग तुम्हारा सॉन्ग सुन रहे हैं, अपने दुख दर्द को भूल के खुशी उनको मिल रही है। इमेजिनरी वर्ल्ड में भी लोगों को खुशी मिल रही है तुम्हारे सॉन्ग से। Forlorn, the very word is like a bell. अब जो ये वर्ड है forlorn, ये बेल की तरह है। forlorn का मीनिंग अभी हमने पढ़ा, सैड एंड लोनली। ये जो वर्ड है, सैड, दुखी, अकेला, लाचार होना, ये मेरे लिए एक बेल की तरह है। पोएट कह रहे हैं ये मेरे लिए एक बेल की तरह है, यानी कि एक अलार्म की तरह है। कोई अलार्म किसी को देते ना, कोई सिग्नल, वो। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। टॉल मी बैक का मतलब क्या है, टॉल मी बैक का मतलब है टू हैव अ सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवन, यानी किसी पे बैड इफेक्ट, किसी पे किसी चीज का असर पड़ रहा है और वो वापस खींच के अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ रहा है। दी एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब है यू। तो अब ऑथर यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं इन फर्स्ट टू लाइन्स में। अब तक वो बहुत तारीफ कर रहे थे नाइटिंगेल की, खुश हो रहे थे इसके सॉन्ग से। अब वो बोल रहे हैं फॉरलॉन, ये शब्द सैड होना, लोनली होना, ये मेरे लिए जैसे मैंने सुना मुझे एक अलार्म, एक बेल की तरह लगा, और मैं वापस से टॉल बैक होके अपनी ओरिजिनल सिचुएशन यानी सोल सेल्फ यानी कि अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ गया, जिसमें बहुत दुख, दर्द, पेन है मेरी लाइफ में। मैं यू टू माई सोल सेल्फ, तुम तक था, अभी मैं तुम पर था, तुम्हारी बात कर रहा था, तुमसे मिलने वाली खुशियों की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं टोल बैक हो गया हूँ, यानी अपने ओरिजिनल सेल्फ, अपनी ओरिजिनल रियलिटी पे आ गया हूँ, जिसमें एक्चुअली दुख दर्द है और उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। एडियो द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। एडियो का मतलब क्या होता है, एडियो का मीनिंग होता है गुड बाय, अलविदा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं एडियो, अब वो किसको बोल रहे हैं, नाइटिंगेल को कह रहे हैं गुड बाय, अलविदा, तुम बहुत फैंसी हो, तुम बहुत चमकीली ऐसी चीज हो जो मुझे चीट नहीं कर सकती, यानी कि जो अपना गाना सुना सुना के मुझे मेरे दुख दर्द और मेरी रियलिटी से दूर नहीं भगा सकती, जो मेरी रियलिटी है उससे मैं दूर नहीं भाग सकता। एज शी इज फेम्ड यानी फेमस टू डू डिसीविंग एल्फ। फैम्ड का मतलब क्या है, फेमस फॉर, जो किसी चीज के लिए बहुत फेमस है, और एल्फ का मतलब होता है अ काइंड ऑफ फेरी इन फोक टेल्स, एक तरीके की परी जो पुरानी काल्पनिक कहानियों में होती थी। तो पोएट कहते हैं कि तुम जाओ, गुड बाय, अलविदा, तुम मेरे को चीट करके मुझे अपनी रियलिटी से दूर नहीं भगा सकती क्योंकि तुम तो बहुत फेमस हो, यू आर नोन फॉर दिस, तुम बहुत फेमस हो लोगों को डिसीव करने में, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में,
उस परी की तरह जो कहानियों में होती है। अगर कोई बुरा या सैड सिचुएशन में बैठा है, परी आ गई, लोग खुश हो गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आखिर तो अपनी रियलिटी पे आएंगे ना। तो पोएट उसको कह रहे हैं तुम उस काल्पनिक कथाओं की उन परी की तरह हो जो मुझे डिसीव कर रही है, यानी जो मुझे धोखा दे रही है। और तुम तो इस चीज के लिए फेमस हो कि तुम गाना गा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हो, चार्म करती हो, लेकिन फिर अल्टीमेटली लोग जो है अपनी रियलिटी सिचुएशन पे तो आते ही है ना कि हाँ ठीक है कितनी देर सुनेंगे तुम्हें, आखिर तो अपनी रियलिटी पे आएंगे। Adieu, goodbye, die, plaintive anthem fades. Die एक तरीके का आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है योर, और प्लेंटिव यानी कि साउंडिंग सैड, यानी कोई ऐसा गाना जो सैड दुख भरा साउंड हो रहा है। एंथम यानी कि सॉन्ग। तो अब पोएट इस लाइन में, अब तक वो बहुत तारीफ कर रहे थे नाइटिंगेल की, अब वो बोल रहे हैं गुड बाय जाओ यहाँ से, तुम्हारा दुख से भरा हुआ गाना फेड होता है, यानी अब खत्म होता है। अब पोएट को उसका जो सॉन्ग है वो दुख भरा लगने लग रहा है। पास्ट द नियर मेडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और ये जो सॉन्ग है, ये जो साउंड है नाइटिंगेल का, ये उनको कहाँ से आ रहा है? पास्ट द नियर मेडोज यानी कि खुले मैदानों में से, स्टिल स्ट्रीम यानी कि रिवर, जो नदियां जिसमें कोई लहरें नहीं है, कोई नहीं है, वो बिल्कुल काम शांत नदियां हैं, उस दिशाओं से, उन डायरेक्शन से उनको नाइटिंगेल का म्यूजिक आ रहा है। अब द हिल साइड, और हिल उन पहाड़ों के ऊपर से उनको इस नाइटिंगेल का सॉन्ग आ रहा है। तो इन अलग अलग डायरेक्शंस में से पोएट को साउंड सुनाई दे रहा है नाइटिंगेल को, और अब वो कह रहे हैं कि जाओ तुम्हारे दुख से भरा हुआ जो ये गाना है अब फेड होता है, अब खत्म होता है। एंड नाउ इट्स बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, और अब अगली वैली, नेक्स्ट वैली ग्लेड्स यानी कि जो आगे कोई घाटी है, वहां से बरीड डीप साउंड, यानी कि अब धीरे धीरे जो नाइटिंगेल है शायद उड़ के कहीं आगे जाती जा रही है। फेड्स इसलिए बोला है क्योंकि नाइटिंगेल दूर जा रही है उड़ के उनसे, तो सॉन्ग भी अब उनको कम कम सुनाई दे रहा है उस बर्ड का। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बर्ड है, अब जो बर्ड है ये दूर चली गई है, आगे की नेक्स्ट वैली ग्लेड यानी आगे की किसी घाटी तक पहुंच गई है, और ये सॉन्ग जो है जैसे डीप बरी हो रहा है, जैसे यानी कि कहीं किसी ने सॉन्ग को गाड़ दिया और आवाज कम आ रही है, यानी कि बर्ड यहाँ से फ्लाई होके कहीं दूर जा रही है। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? अब पोएट सोच रहे हैं क्या ये विजन था, क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने फील किया, क्या ये सच था या वेकिंग ड्रीम, या मैं कोई सपना देख रहा था और एकदम से वेक हो गया ने उड़ गया? क्या ये सच था या मैं कोई सपना देख रहा था? फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप? फ्लेड इज द म्यूजिक, फ्लेड यानी वो उड़ के चली गई और वही उसका म्यूजिक था। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं उठ गया हूं या अब तक सो रहा हूं और सपने देख रहा हूं नाइटिंगेल के बारे में? एंड यहाँ पे हमारी पोम होती है फिनिश। तो बेसिकली इस पूरी पोम में हमको पोएट ने ये समझाने की कोशिश करी है कि जो नाइटिंगेल है उसकी आवाज़ इमॉर्टल है, यानी कि सदियों सालों जनरेशन से उसकी आवाज़ ऐसी ही रहेगी और वो हमें खुशी पहुंचाएगी। हम इंसानों बहुत दुख दर्द से भरे हुए, और आखिर हमको डेथ हमको फेस करनी ही है, हमको मरना ही है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। तो इस पूरी लाइफ को दुख दर्द से क्यों बिताना, क्यों ना हम नेचर से अपने आप को कनेक्ट करें और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लें, ताकि हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है, नेगेटिविटी भी है, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पूरी पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे ये पेज आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे इंग्लिश स्नैपशॉट्स और यहाँ पे हॉर्नबिल का सेपरेट ऑप्शंस दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्नैपशॉट्स के वीडियोस देखने तो उस पर क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर 1 देखना है तो उस पर क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी मेरे पास गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना हिंदी चैनल स्टार्ट किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस अमंग्स योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी हिंदी में इजीली पढ़ सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।